हेलो बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कि क्रांतिक कोण क्या होता है, कौन कौन से ऐसे कारक हो सकते हैं जो क्रांतिक कोण को प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही हम लोग इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कैसे होती है, कब होती है और क्यों होती है, इसका मतलब भी हम लोग सीखेंगे। ये दोनों ही डिफिनेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि ये बोर्ड की पसंदीदा डिफिनेशन रहती हैं। लगभग हर साल ये बोर्ड एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो चलिए जानते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो आओ सीखते हैं। बच्चों, एक बात आप मुझे बताइए, यदि कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है, वो अविलंब से दूर हट जाती है, अविलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, अविलंब से दूर हट जाती है। ये बात सभी को पता होगी, आई होप सभी लोग जानते होंगे। तो देखिए, आओ देखते हैं। मैंने यहाँ पर लिया एक विरल माध्यम और नीचे लिया मैंने सघन माध्यम। एक प्रकाश की किरण सघन माध्यम से चल रही है और आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे ही ये टकराएगी तो यहाँ पर हम लोग क्या खींचते हैं, सबसे पहले अविलंब खींचते हैं। तो मैं यहाँ पर अविलंब बना रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर ये अविलंब बना दिया। ठीक है, ये हमारे पास अविलंब बन गया। अब ज़रा मुझे बताओ, सघन से विरल माध्यम में जा रही है, सघन से विरल में जा रही है तो अविलंब से दूर हटेगी। वैसे तो इसको ऐसे सीधा निकलना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा वेंट हो जाएगी, किधर, अविलंब से दूर हट जाएगी, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आपतन कोण होगा हमारे पास I और ये अपवर्तन कोण होगा R। अब अगर मैं थोड़ा सा एंगल और बढ़ा दूं, आपतन कोण के मान को थोड़ा सा बढ़ा दूं, मान लो अब कुछ इस प्रकार हो गया, यानी कि ये हमारे पास ये हम लोग नॉर्मल बना रहे हैं, ये नॉर्मल हुआ। ठीक है, ये कोण को मैंने आपतन कोण को थोड़ा बढ़ा दिया। ठीक है, मान लीजिए हमने थोड़ा बढ़ा दिया तो क्या होगा, वैसे ये ऐसे निकलना चाहिए, लेकिन माध्यम आ जाने की वजह से माध्यम चेंज हो गया। तो माध्यम चेंज होने की वजह से क्या होगा, आप देखेंगे कि ये अविलंब से थोड़ा दूर हटेगी। तो ये हमारे पास अपवर्तन कोण होगा। हम जैसे जैसे आप देख रहे हो आपतन कोण को बढ़ा रहे हैं, ये प्रकाश की किरण अविलंब से थोड़ा और हट रही है, दूर हटती जा रही है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसा आपतन कोण लिया जिसमें आपने देखा कि ये जो प्रकाश की किरण है वो इतना दूर हट गई कि ये जो सरफेस है इसी को टच करते हुए निकल गई। ठीक है, ये जो कोण है ना, ये कोण, इस आपतन कोण को मैंने इतना बढ़ा दिया, हम लोग बढ़ाते आ रहे हैं, थोड़ा और बढ़ा दिया हमने, इतना बढ़ा दिया कि ये प्रकाश की किरण जो है वो बिल्कुल जो सतह है उसको टच करती हुई चली जाए। तो आप देखेंगे ये जो कोण होगा, आप बताइए मुझे, वो कितना हो जाएगा, 90। ठीक है, कितना हो जाएगा, 90। तो जब हम लोग ऐसा आपतन कोण दें, ठीक है, सघन माध्यम में ऐसा आपतन कोण दें जिसमें वो प्रकाश की किरण है बिल्कुल सतह को चिपकती हुई, यानी स्पर्श करती हुई, चूमते हुए निकल जाती है, तो उस कोण को ही, जो हमारे पास विरल सघन माध्यम में कोण होता है, उस कोण को ही हम लोग बोलते हैं क्रांतिक कोण। तो ये हमारे पास होता है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण, इसे हम लोग C से प्रदर्शित करते हैं बच्चा। ठीक है, तो देखो क्या है, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने धीरे धीरे क्रांतिक कोण आपतन कोण के मान को बढ़ाया। आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर आप देखें प्रकाश की किरण बेंट होती जा रही है। एक कंडीशन ऐसी आ गई कि ऐसे आपतन कोण पर कि वो बिल्कुल स्पर्श करती हुई, सतह को स्पर्श करती हुई निकल गई। उसी समय आप देखेंगे कि ये जो अपवर्तन कोण हो जाएगा वो 90 का हो जाएगा, और जो सघन माध्यम में ये जो कोण बना है, ये कोण, इस कोण को ही हम बोलते हैं क्रांतिक कोण। तो अगर मैं क्रांतिक कोण की डिफिनेशन दूं बच्चा, तो क्या हो जाएगी, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, एक समकोण हो जाए, यानी कि 90 अंश हो जाए, उस कोण को ही क्रांतिक कोण
कहते हैं। आई होप आप लोगों को डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान एक समकोण होता है या 90 अंश होता है, समकोण को ही 90 अंश बोलते हैं, होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, एक कंडीशन और हो सकती है, मान लो यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा और बढ़ा दूँ तब क्या होगा, आइए जानते हैं। तो इसको मैं समझने के लिए यहाँ पर देखिएगा, मान लीजिए ये सरफेस है हमारे पास, और अब मैंने क्या किया, अब मैंने जो है एक प्रकाश किरण को ऐसा लिया कि वह इस कोण से थोड़ा बढ़ा दिया, यानी ये आपतन कोण जो हमारे पास अब इस समय है वो क्रांतिक कोण से मैंने कैसा ले लिया, बड़ा ले लिया। अब बड़ा क्रांतिक कोण से हम जैसे कोण लेंगे, आपतन कोण के मान को बढ़ाएंगे, तो आप देखेंगे कि प्रकाश की किरण अब विरल माध्यम में नहीं जाएगी, क्या हो जाएगा, वापस सघन माध्यम में ही लौट आएगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर जो ये कोण आई लिया था उसको क्रांतिक कोण से बड़ा लिया था, तो बड़ा होने पर क्या हुआ, प्रकाश की किरण विरल माध्यम में न जाकर वापस सघन माध्यम में आ गई। तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन सी घटना हो रही है, यहाँ पर आप देख रहे हैं परावर्तन की घटना हो रही है। कौन सी घटना हो रही है, परावर्तन की घटना हो रही है। ठीक है, यानी परावर्तन हो रहा है, और अगर परावर्तन हो रहा है तो यहाँ पर परावर्तन के नियम भी बराबर लगेंगे। तो I बराबर R, हम लोग जानते हैं कोण I बराबर कोण R, तो ये कोण R बराबर होगा। यानी अगर मैं प्रकाश किरण को 40 डिग्री कोण पर ले जा रहा हूँ तो आप देखेंगे कि वो वापस भी 40 डिग्री पर ही होगी। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि प्रकाश की किरण जो मैंने कोण लिया था आपतन कोण, वो क्रांतिक कोण से बड़ा लिया था, जिस वजह से क्या हुआ कि वो विरल माध्यम में न जाकर वापस सघन माध्यम में लौट आई। इसी वजह से यहाँ पर आप देख रहे हो क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, परावर्तन। तो ये हमारे पास कौन सी किरण होगी, ये परावर्तित किरण होगी। कौन सी किरण होगी, परावर्तित किरण। ठीक है, तो साथ ही साथ आप देख रहे हो कि प्रकाश जितना जा रहा था वापस पूरा लौट आया, इसलिए यहाँ पर आप देख रहे हो टोटल हो रहा है, टोटल प्रकाश लौट आ रहा है, इसलिए पूर्ण परावर्तन होगा। ठीक है, एक चीज़ और आप देख रहे हो ये सारी की सारी घटनाएं कहाँ हो रही हैं, अंदर हो रही हैं, इसी वजह से यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, आंतरिक। ठीक है, तो ये जो घटना कहलाती है वो कहलाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना। तो अब अगर मैं यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को समझना चाहूँ तो कब हो रही है, आप देख रहे हो जब मैं आपतन कोण को क्रांतिक कोण से बढ़ा ले रहा हूँ। जैसे हमने बढ़ा लिया तो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में नया पहुँचकर क्या हुई, सघन माध्यम में वापस लौट आई। इसी वजह से इस घटना को हम लोग बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना। तो इसकी डिफिनीशन हम लोग देना चाहें तो क्या हो सकती है, देखो, सघन माध्यम में बने आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण से थोड़ा बढ़ा देने पर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में ना जाकर वापस सघन माध्यम में ही लौट आती है। इस घटना को ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कहते हैं। अब बात यह आई है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो कब रही होगी, कब होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो वो हम बोल रहे हैं इसकी कंडीशन यानी कि शर्त। तो शर्त क्या होगी, देखो आप देख रहे हो प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, यानी पहली शर्त तो ये कि प्रकाश जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। नंबर 2, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन जब फॉलो होंगी तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी, अदरवाइज पूर्ण परावर्तन की घटना नहीं होगी। चलिए, अच्छा इसको हम लोग एक अच्छे तरीके से समझते हैं। अगर वो आपने तरीका पकड़ लिया तो आपको ना तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना समझने में दिक्कत होगी, ना क्रांतिक कोण का मतलब समझने में दिक्कत होगा। चलिए आइए जानते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने क्या लिया, एक सरफेस लिया, ये हमारे पास सरफेस है, और इसके नीचे मैंने लिया सघन माध्यम, ऊपर लिया मैंने विरल माध्यम, और मैंने क्रांतिक कोण को ले लिया 40 अंश के बराबर। ठीक है, अब समझिएगा, एक प्रकाश किरण को मैं ऐसे आपतित करा रहा हूँ कि ये जो आपतन कोण है वो मान लीजिए
35 अंश है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो I है वो छोटा है C से। क्रांति कोण मैंने 40 लिया है और आपतन कोण यहाँ पर कितना है 35। तो आप देख रहे हो कि I जो है वो C से छोटा है, ठीक है। अब जब I C से छोटा हो गया तो नॉर्मल रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि वैसे प्रकाश किरण को ऐसे निकलना चाहिए था, लेकिन वो अविलंब से दूर हट जाएगी। जब सघन से विरल में जाती है तो वो इस प्रकार क्यों ऐसे कुछ निकल जाएगी, ठीक है, यानी नॉर्मल रिफ्लेक्शन होगा। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर जो आपतित किरण है उसको मैंने कुछ इस प्रकार से लाया कि इस बार जो कोण है, आपतन कोण जो है वो 42 डिग्री हो गया, ठीक है। यानी अब आप देख रहे हो इस केस में I जो है वो C से बड़ा हो गया, I जो है वो C से बड़ा हो गया। और अगर आपतन कोण C से बड़ा हो गया तो क्या होता है, प्रकाश की किरण सघन से विरल में नहीं आती है, फिर क्या होता है, वापस उसी माध्यम में लौट आती है। यानी अब प्रकाश की किरण विरल माध्यम में ना जाकर क्या होगा, वापस उसी माध्यम में लौट आएगी। इस घटना को हम लोग बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, TIR। और ये है नॉर्मल रिफ्लेक्शन, यानी कि जो रिफ्लेक्शन की घटना होती है वो है, ठीक है। तो यहाँ पर है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी परावर्तन की घटना हो रही है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं है। तो ये आप मुझे बताओ ये कोण भी कितना होगा, 42। यहाँ पर रिफ्लेक्शन के लॉ काम करेंगे, यानी ये 42 तो ये भी 42 होगा, ठीक है। ये हमारे पास TIR हो गया। अब अगर मान लो मैं आपसे कहूँ कि जो हमारे पास क्रांतिक कोण है, आपतन कोण को मैं क्रांतिक कोण के बराबर ले लूँ, तब क्या होगा, तो ये जो है प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार की बार इस पर ऐसे आपतित हुई कि ये कोण जो है 40 डिग्री ही रहा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि I जो है वो C के बराबर हो गया। और जब ऐसा होता है तो आप देखते हैं कि जो प्रकाश की किरण है वो क्या होती है, वो बिल्कुल पृष्ठ को चूमती हुई, यानी स्पर्श करते हुए निकल जाती है। ये जो घटना होती है वो बिल्कुल रिफ्रैक्शन की आखिरी घटना होती है। इसके बाद रिफ्रैक्शन खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा, 90, ठीक। तो ये जो हमारे पास फिनोमेना बन रहा है ये क्रांतिक कोण के लिए है, क्रांतिक कोण के लिए है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, और ये आप देख रहे हो नॉर्मल परावर्तन है। तो तीनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अब उम्मीद करते हैं कि आपको TIR और क्रांतिक कोण और नॉर्मल रिफ्लेक्शन कोई भी किसी में कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि आखिर जो हमारे पास क्रांतिक कोण मिल रहा है हमको, उसे कौन कौन से ऐसे कारक हो सकते हैं जो प्रभावित कर सकते हैं। आइए बात करते हैं। आइए समझते हैं क्रांतिक कोण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में जानते हैं। कौन कौन से ऐसे कारक हो सकते हैं जो क्रांतिक कोण को अफेक्ट कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। तो इसको समझने से पहले बच्चा मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में एक संबंध होता है। जैसे मान लो कोई अगर आपसे कहे कि गिलास से एयर में एक प्रकाश की किरण जा रही है, तो वहाँ पर जो आपको क्या मिलेगा, आपको क्रांतिक कोण मिल रहा है मान लो C, तो साइन C फार्मूला होता है साइन C बराबर 1/n। अब वो जो n होता है वो गिलास, मीडियम देखिए यहाँ पर सघन माध्यम कौन है, गिलास, तो ये सघन माध्यम का अपवर्तनांक होता है किसके सापेक्ष, विरल माध्यम के सापेक्ष। तो यहाँ पर जो फार्मूला होगा वो क्या होगा, साइन C बराबर 1/n, और जो n होगा वो सघन माध्यम का अपवर्तनांक होगा विरल माध्यम के सापेक्ष। मतलब यहाँ पर अगर देखें तो सघन माध्यम क्या है, गिलास, और विरल माध्यम क्या है, एयर। तो ये फार्मूला बन जाएगा साइन C बराबर 1/ANG, यानी G गिलास, A एयर, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इस फार्मूले के जरिए हम लोग यहाँ पर किसी भी क्रांतिक कोण को ज्ञात कर सकते हैं इन पेयर के लिए, ठीक है। तो देखिए एक एग्जांपल समझते हैं। अगर कोई पूछ ही दे आपसे, मान लो कि गिलास और एयर के लिए क्रांतिक कोण कितना होता है, यहाँ पर आपको पहले ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो
इसका अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है, तो इसका अपवर्तनांक होता है बेटा 3/2 यानी 1.5, लगभग 1.5 के आसपास इसका अपवर्तनांक होता है, याद रखिएगा। अब अगर मैं क्रांतिक कोण यहाँ पर जानना चाहूँ तो साइन सी बराबर 1/, ये होता है ANG, वैल्यू पुट करेंगे तो 1/3/2, ये 2 पहुँच जाएगा ऊपर, तो साइन सी बराबर 2/3 यानी सी बराबर साइन इनवर्स 2/3, जो कि आप कैलकुलेटर से जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 42 डिग्री आएगा। ठीक है। अच्छा, तो आपने देखा कि जो ग्लास से एयर में जो क्रांतिक कोण आया वो कितना आया, 42 डिग्री। अब अगर कोई आपसे पूछे कि वाटर और एयर में क्या कंडीशन होगी, यानी कि जल और वायु के लिए क्या होगा क्रांतिक कोण, तो आपको ये इसमें पता होना चाहिए कि इसका अपवर्तनांक जो होता है ANW जो होता है वो होता है 4/3, लगभग 1.33। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर अब इसके लिए क्रांतिक कोण देखूँ तो साइन सी बराबर 1/ANW हो जाएगा, सघन माध्यम यहाँ पर वाटर हो गया, तो यहाँ पर जब इसकी वैल्यू पुट करोगे तो 1/4/3, 3 पहुँच जाएगा ऊपर यानी 3/4, तो सी बराबर साइन इनवर्स 3/4। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग 50 डिग्री के आसपास आता है। ठीक है। तो आपने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करी होगी, क्या कि अपवर्तनांक अधिक होने पर, ठीक है, यहाँ पर अपवर्तनांक 1.5 था, यहाँ पर 1.3 है, 1.33 है। यहाँ पर अपवर्तनांक 1.5 था, यहाँ पर क्रांतिक कोण कितना है 42, और यहाँ पर 1.33 है, यहाँ पर क्रांतिक कोण क्या है 50। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी कि अपवर्तनांक के अधिक होने पर क्रांतिक कोण कम हो रहा है ना। अपवर्तनांक के अधिक होने पर क्रांतिक कोण कम हो रहा है, अपवर्तनांक कम था क्रांतिक कोण अधिक था, अपवर्तनांक अधिक क्रांतिक कोण कम। तो एक चीज़ समझ में आ गई कि यहाँ पर एक कारक हो सकता है अपवर्तनांक। अच्छा, इसको अच्छे अभी क्लियर नहीं हो रहा होगा, अभी हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बहुत ही फेमस यहाँ पर जो एग्जाम्पल है और बोर्ड में पूछा भी गया है काफ़ी बार, डायमंड और एयर के लिए, यानी कि हीरा और वायु के लिए। तो आपको पता होना चाहिए AND डायमंड का जो अपवर्तनांक होता है लगभग वो 2.42 होता है, और अगर अब इसके लिए मैं क्रांतिक कोण देखूंगा तो आप देखेंगे वो हो जाएगा 1/2.42, और यहाँ पर जब C कैलकुलेट करेंगे आप तो साइन इनवर्स 1/2.42, जो कि कैलकुलेट करके आप निकालेंगे तो लगभग 25 डिग्री आएगा। तो क्रांतिक कोण कितना आया 25 डिग्री। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी यहाँ पर, क्या कि अपवर्तनांक जितना अधिक क्रांतिक कोण उतना ही कम। तो पहला फैक्टर अफेक्ट करता है क्या कि अपवर्तनांक अगर हम लोगों ने बढ़ाया तो वहाँ पर क्रांतिक कोण कम होगा। मतलब यहाँ पर ये हुआ कि मीडियम जितना ज़्यादा डेंसर होगा, सघन होगा, उतना ही अपवर्तनांक बढ़ेगा। अपवर्तनांक बढ़ने पर क्रांतिक कोण कम हो रहा है, हम लोग देख चुके हैं। दूसरा कारक जो है वो है ताप, टेम्परेचर। अगर हम लोगों ने ताप को बढ़ाया, अब इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कैसे अफेक्ट कर सकता है। तो देखो, अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो मीडियम हमारे पास जो डेंसर मीडियम होगा उसके मॉलिक्यूल्स पास होंगे। जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनको एनर्जी मिलेगी तो वो रैंडम मोशन करने लगेंगे, यानी कि इधर उधर भागेंगे, और जब भागेंगे तो दूर दूर हो जाएंगे। तो दूर दूर होने पर वहाँ पर जो मीडियम होगा वो धीरे धीरे विरल होने लगेगा। कैसा होने लगेगा? विरल। यानी कि टेम्परेचर के बढ़ने पर आप देखेंगे कि जो माध्यम होगा वो विरल होगा, और विरल अगर माध्यम हो गया तो वहाँ पर अपवर्तनांक कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। इस चीज़ को हम लोग बता चुके हैं, अगर नहीं पता है तो आप चैनल पर जाकर वहाँ पर जो वीडियो पड़े होंगे विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। तो अपवर्तनांक कम हुआ तो क्रांतिक कोण, अपवर्तनांक कम होने से क्रांतिक कोण बढ़ जाता है, यानी क्रांतिक कोण बढ़ जाएगा। तीसरा जो कारण है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी हो रहती है। वो क्या है? तरंग दैर्घ्य। अगर हम लोग जो प्रकाश यूज कर रहे हैं उसकी तरंग दैर्घ्य, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बस इतना याद रखिएगा कि अगर तरंग दैर्घ्य बड़ी है तो वहाँ पर अपवर्तनांक कम होगा। ये चीज़ याद रखिएगा, तरंग दैर्घ्य बढ़ने पर अपवर्तनांक कम होगा, और अपवर्तनांक कम होगा तो क्रिटिकल एंगल भी बढ़ जाएगा। ठीक है। ये चीज़ ऐसे समझिएगा कि प्रकाश में आपको पता है 7 रंग होते हैं। ये होता है विव ग्योर, ठीक है। ये है बैगनी,
इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये 7 रंग होते हैं। यहाँ पर ये जो ऑर्डर होता है वो तरंग दैर्घ्य के बढ़ते हुए क्रम में रखी जाती हैं, यानी सबसे कम जो होगी तरंग दैर्घ्य वो किस रंग के लिए होगी, बैगनी रंग के लिए, और सबसे अधिक किसकी होगी, लाल रंग के लिए। तो आप जरा मुझे बताओ ये होती कितनी, लगभग ये 400 नैनोमीटर के आसपास होती है और ये 800 नैनोमीटर के आसपास होती है। मैं लगभग वैल्यू ले रहा हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि किस रंग के लिए जो क्रांतिक कोण होगा वो सबसे अधिक होगा, तो रेड रंग के लिए आप देख रहे हो, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य कैसी है, बड़ी है, और तरंग दैर्घ्य बड़ी तो क्रांतिक कोण बढ़ेगा, तो रेड रंग के लिए क्रांतिक कोण बड़ा होता है। और सबसे कम किसके लिए होता है, तो वो हमारे पास वायलेट होता है, वायलेट होता है, यानी कि बैगनी रंग के लिए। ठीक है, तो वो हमारे पास उसके लिए क्रांतिक कोण जो होगा वो सबसे कम होगा। ठीक है, तो ये कुछ कारक हैं जो इसको प्रभावित कर सकते हैं, क्रांतिक कोण को इफेक्ट डाल सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो घटनाएं होती हैं उनके बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।